हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रेलवे पार्टनर। तो आज का जो है वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर एस्टैब्लिशमेंट एमसीक्यूज दैट इज आस्क्ड इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्टेड बाय रेलवे। तो वीडियो को पूरा देखेगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 47 से हम स्टार्ट करेंगे। All substantive promotions to railway services group A shall be made by the। तो ग्रुप ए के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जनरली वह यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू जितने भी ऑफिसर्स चयनित होकर रेलवे सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए जो हम बात करेंगे यहाँ पे, तो उनकी जो पदोन्नतियाँ होती हैं वह किसके द्वारा की जाती हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है जनरल मैनेजर, रेलवे बोर्ड, प्रेसिडेंट एंड डीओपीटी। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Option number C, that is president. Option number C, that is president. Okay, so option number C is the right answer, president. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी सर्विस बाय प्रमोशन ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड ऑन द रेलवे मे बी मेड बाय द। तो इस केस में यहाँ पे जो ग्रुप बी सर्विसेज के रूप में जो प्रमोशन होता है, ठीक है, स्टाफ एम्प्लॉयड ऑन द रेलवे, यह जो है यह किसके द्वारा इसकी नियुक्ति जो है वह जनरल मैनेजर द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज जीएम। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज जीएम। ओके, तो ग्रुप बी सर्विसेज के लिए जो है, जो कि प्रमोशन ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड इन द रेलवे, उसकी जो पदोन्नति होती है वह जनरल मैनेजर द्वारा दी जाती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। रूल 14 ऑफ द रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 रिगार्डिंग स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस अंडर इज रिलेटेड टू। रूल 14 के अंदर जो स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब किस अनुच्छेद से है, संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद से है। आर्टिकल 309, आर्टिकल 310, आर्टिकल 311 एंड आर्टिकल 411। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज आर्टिकल 311। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज आर्टिकल अंडर आर्टिकल 311। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 311 की बात करें बेसिकली, तो यहाँ पे आर्टिकल 311 जो है वह बताता है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस of the union or an all India service or a civil service of a state or hold a civil post under a union or a state shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह बेसिकली डिसमिसल हो गया, रिमूवल हो गया, या रिडक्शन इन द रैंक के लिए जो है तो एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। यहाँ बोला जा रहा है द कैट वॉज क्रिएटेड बाय द एक्ट अंडर आर्टिकल डैश डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैट है उसका कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर आर्टिकल 323A। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 323A। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल 323 के अंदर जो है तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं हमारे स्टेट देश में काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर फास्ट ट्रैक जजमेंट, तो इसके लिए बनाया गया है। तो इसमें जो सेंट्रल अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है, कैट, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर आर्टिकल 323A। ठीक है, इसी तर्ज पर जो है तो एनजीटी को भी अभी आपने सुना होगा इन द ईयर 2010 में बनाया गया, जो कि इन्वायरमेंटल से रिलेटेड केसेस को हैंडल करता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, सो 323A ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ बोला जा रहा है retired railway servants or persons dismissed or removed cannot be nominated to the SBF committees। स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट, कि जितने भी रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट्स हैं या ऐसे पर्सन जो कि डिसमिस या रिमूव हुए हैं, उनको SBF कमेटी, स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटीज़ के अंदर नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है रेलवे सर्वेंट्स अंडर सस्पेंशन शुड नॉट बी अलाउड टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द SBF। तो इसके अंदर यह बोला गया है कि जितने भी सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं वो SBF की मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर सकते।
ठीक है, दे आर नॉट अलाउड टू अटेंड द मीटिंग। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट और बोथ आर इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे को ऐसे कर्मचारी जो कि अंडर सस्पेंशन चल रहे हैं तो वो एसवीएफ की मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर सकते, या ऐसे कर्मचारी जो कि रिटायर्ड हो गए हैं या फिर डिसमिसल या रिमूवल के केसेस हैं उन पे, तो ऐसे कर्मचारी भी आपकी एसवीएफ की मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। सो दोनों आंसर करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सॉरी मैंने कैट का भी जो नाम है सेंट्रल एपीलेट ट्रिब्यूनल बोल दिया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा। सो द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पूरे भारत में लागू होता है सिवाय तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट, नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली जब जे.एंड.के 31 अक्टूबर 2019 से पहले जब जे.एंड.के स्टेट था, ठीक है, तो उस केस में वहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, आफ्टर द जे.एंड.के अमेंडमेंट बिल जो भी एक्ट पारित हुआ इन द ईयर 2019, तो आफ्टर गैजेट नोटिफिकेशन ऑन द डेट 31 अक्टूबर 2019 यह जो है तो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें अगर, तो इस टाइम पे यह होल ऑफ इंडिया या पैन इंडिया में, होल इंडिया के अंदर यह एप्लीकेबल है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट से है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, इसके अंदर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। द वेजेज अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 1 ऑफ, ये सेक्शन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट अप्लाइज टू द वेजेज payable to an employed person in respect of wage period if such wages for that wage period do not exceed dash dash rupees per month or such other higher sum which on the basis of figures of the consumer expenditure survey published by the national organization। इस केस में सिंपल सा पूछा जा रहा है कि आपका जो वेज रुपीज़ है पर मंथ वह कितना होना चाहिए, वह उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके तहत 1600 रुपये है, 6500 रुपये, 18,000 रुपये या 24,000 रुपये। तो इसका आंसर यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप हिंदी का भी अनुवाद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 24,000 रुपीज़, 24,000 रुपीज़। प्लीज रिमेंबर इट, 24,000 रुपीज़। ठीक है, अंडर POW पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, 1936। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिमम सर्विस टू गेट द एलिजिबिलिटी फॉर रिटायरमेंट ग्रेचुटी इज डैश डैश ईयर्स अंडर रेलवे सर्विसेज पेंशन रूल्स 1993। तो रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 के तहत सेवानिवृत्त ग्रेचुटी की पात्रता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सेवा कितनी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 5 ईयर्स। सो 5 ईयर्स फॉर ग्रेचुटी। ओके, रिटायरमेंट ग्रेचुटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। सेम इसी तर्ज पर यह क्वेश्चन भी है। यहाँ पे बात की जा रही है मिनिमम सर्विस टू गेट द एलिजिबिलिटी फॉर इनहेंस फैमिली पेंशन फॉर विडो ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय इज डैश डैश ईयर अंडर रेलवे सर्विस पेंशन रूल्स 1993। तो रेलवे सर्विस पेंशन रूल 1993 के तहत कोई मृत कर्मचारी की विधवा है तो उसके लिए जो बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन की पात्रता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सेवा वर्ष कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज मिनिमम सर्विस शुड बी 7 ईयर। ओके, सो 7 ईयर होना चाहिए फॉर एक्सटेंडेड और इनहेंस फैमिली पेंशन के लिए। फॉर इनहेंस फैमिली पेंशन के लिए 7 ईयर्स मिनिमम सर्विस होना चाहिए एज पर रेलवे सर्विसेज पेंशन रूल 1993। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सुपर न्यूमररी पोस्ट आर, जो अधिसंख्यक पद हैं, तो दीज आर द परमानेंट पोस्ट, टेम्पररी पोस्ट, एक्स कैडर पोस्ट और नन। ठीक है, तो सुपर न्यूमररी पोस्ट जो होते हैं दीज आर ऑल्सो द इन द परमानेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, सुपर न्यूमररी पोस्ट भी जो होते हैं वो
परमानेंट पोस्ट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। एलिजिबल स्टाफ अप टू डैश डैश टाइम्स द नंबर ऑफ स्टाफ टू बी इम्पैनल्ड विल बी कॉल्ड फॉर द सिलेक्शन। तो यहाँ पे सिलेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चयन के लिए पैनल में शामिल किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या से डैश डैश गुना तक योग्य कर्मचारियों को बुलाया जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पूछा जा रहा है द एडिशनल पोस्ट अलाउंस विल बी एडमिसिबल ओनली इफ द ड्यूरेशन ऑफ एडिशनल चार्जेस एक्सीड्स डैश डैश डेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। रेलवे ने हाल में जो है तो एडिशनल पोस्ट अलाउंस को आफ्टर 7th पे कमीशन इसको बंद कर दिया। ठीक है, और इसकी जगह पे एक नया टर्म लेके आए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है एडिशनल पोस्ट अलाउंस विल बी एडमिसिबल ओनली इफ द ड्यूरेशन ऑफ एडिशनल चार्ज एक्सीड्स डैश डैश डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 45 डेज। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 45 डेज। ओके, 45 डेज रहेंगे फॉर एपीए एडिशनल पोस्ट अलाउंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। यहाँ है एम्प्लॉय वंस प्रमोटेड कैन बी रिवर्टेड बैक विद इन डैश डैश मंथ्स फॉर नॉन सेटिस्फैक्ट्री वर्क और परफॉर्मेंस विदाउट डीएआर एक्शन। तो एम्प्लॉय जो है अगर एक बार पदोन्नत ले लिया है उसने तो अपने आप को वह रिवर्ट बैक कर सकता है फॉर नॉन सेटिस्फैक्ट्री वर्क परफॉर्मेंस विदाउट डीआर एक्शन, दैट इज विद इन 18 मंथ, विद इन 18 मंथ। सो 18 मंथ इज द राइट आंसर। ओके, विद इन 18 मंथ जो है वह अपने आप को रिवर्ट बैक कर सकता है, रिवर्ट बैक कर सकता है। ठीक है, और इस केस में उस पर डीआर एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर, दैट इज 18 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे लिखे हुए हैं 308, 9, 10, 11 ऑप्शंस पे, तो इनको ध्यान रखिएगा इन आर्टिकल्स को। यहाँ पूछा जा रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेक्स डीएआर रूल्स इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल डैश डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप सभी को पता है कि जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा डीएआर रूल्स, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 को बनाया गया है, तो इस केस में यहाँ पे मतलब उसको मान्यता प्रदान की गई है। तो इस केस में यहाँ पे जो यह पावर है वह किस आर्टिकल के थ्रू यह पावर दी गई है। सो आर्टिकल 308, 309, 310 और 311। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 309, आर्टिकल 309, अंडर आर्टिकल 309। अभी हमने आर्टिकल 311 को डिस्कस किया था, जिसके तहत जो है तो रिमूवल और डिसमिशल की प्रोसेस के बारे में बताया गया था कि कोई भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो है तो किसी भी ऑफिसर्स को रिमूव या डिसमिस नहीं कर सकता, इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो रिमूवल की प्रोसेस या डिसमिशल की प्रोसेस को लेके था। ठीक है, आर्टिकल 311। तो आर्टिकल 309 को भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है हु इज द सेक्रेटरी ऑफ पीएनएम मीटिंग ऑफ द रेलवे बोर्ड लेवल। तो रेलवे बोर्ड लेवल पे जो पीएनएम होती है दैट इज परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरीज, उसकी मीटिंग्स होती हैं, तो उसका सचिव कौन होता है? मेंबर स्टाफ, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट और डीजीएचआर। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, डीडी एस्टेब्लिशमेंट जो है। तो जो भी पीएनएम मीटिंग होती है उसके सेक्रेटरी होते हैं रेलवे बोर्ड लेवल पे, और इसका जो चेयरमैन होते हैं वो सीआरबी होते हैं। ठीक है, तो सीआरबी इसके चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए अभी सीआरबी कम सीईओ रेलवे के कौन है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अपर एज रिलैक्सेशन कैन बी डन फॉर द कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के लिए जो अपर एज रिलैक्सेशन है अंडर द पावर्स ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी। तो फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी अगर अनुकंपा आधार पर कोई नियुक्ति हो रही है तो उसके लिए जो सक्षम अधिकारी कौन होगा जो कि अधिकतम या ऊपरी आयु में छूट के लिए
रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन दिया है जनरल मैनेजर, ऑप्शन बी पीसीपीओ, ऑप्शन सी डीआरएम एंड ऑप्शन डी रेलवे बोर्ड। ठीक है, तो अपर एज रिलैक्सेशन का केस है यहाँ पे। तो इस केस में जो सक्षम अधिकारी होते हैं वह कौन होते हैं? डीआरएम। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज डीआरएम जो है वह किसके लिए होते हैं? फॉर अपर एज रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, और यही मैं बात करूं अगर लोअर एज रिलैक्सेशन की है, तो लोअर एज रिलैक्सेशन के केस में जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वह कौन होंगे? जीएम सर होंगे। ठीक है, तो लोअर एज रिलैक्सेशन के लिए अनुकंपा आधार पर अगर लोअर एज रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है, तो इस केस में जीएम सर होंगे, अदरवाइज यहाँ पे डीआरएम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। वैलिडिटी ऑफ family identity cards issued by the retiring or retired railway employees and the widows of the railway employees will now be। तो उसकी वैलिडिटी की बात की गई है, जो फैमिली आइडेंटिटी कार्ड है, फैमिली आइडेंटिटी कार्ड है, उसकी वैलिडिटी की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी कितनी होगी? एवरी 7 years फॉर लाइफ टाइम फॉर 5 years एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज फॉर लाइफ टाइम। तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी? लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने देखा 31। ठीक है, अभी इसका जो वैलिडिटी होगा वह लाइफ टाइम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे यहाँ पे। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है यहाँ पे। लिखा है अ हॉलीडे प्रिस्क्राइब्ड और नोटिफाइड बाय और अंडर सेक्शन 25 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। एंड सेकंड है in relation to any particular office a day on which such office is ordered to be closed by a competent authority for the transaction of government business without reserve or qualification। तो वन इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हॉलीडे को अगर बात करें तो जितनी भी हॉलीडेज हैं वो प्रिस्क्राइब्ड होती है, नोटिफाइड होती हैं, तो उनके लिए एक्ट कौन सा है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो इसके लिए जो एक्ट है वह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, इसको याद रखना है आपको। सबसे पहले इस एक्ट को याद रखना है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, जिसके सेक्शन 25 के तहत जो है हॉलीडेज को प्रिस्क्राइब्ड या नोटिफाइड किया जाता है। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NIA 1881। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, ठीक है, इस एक्ट का यूज करके उस पर्टिकुलर डे पर जो ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस है उसको जो है तो क्लोज कर सकता है। ठीक है, या इसका मतलब है हॉलीडे घोषित कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, बोथ इंस्ट्रूमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर देखिए दो टर्म आ रहे हैं यहाँ पे, एक टर्म आ रहा है फी और एक टर्म आ रहा है ऑनरेरियम। ठीक है, तो दोनों टर्म्स की डेफिनेशंस जो है तो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो फी का मतलब है यहाँ पे, फी मीन्स अ रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट टू अ रेलवे सर्वेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, whether made directly to railway servant or indirectly through the intermediary of government। और इसके अलावा ऑनरेरियम की बात करें तो ऑनरेरियम मीन्स अ रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज रिम्यूनरेटेड फॉर स्पेशल वर्क ऑफ एन ओकेजनल और इंटरमीडिएट कैरेक्टर। ठीक है, तो ऑनरेरियम जो होता है बेसिकली वह ऑनरेरियम जो दिया जाता है वह रिम्यूनरेशन होता है फॉर स्पेशल वर्क ऑफ एन ओकेजनल और इंटरमीडिएट कैरेक्टर। ठीक है, मतलब वह ऐसा नहीं है ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर का या कभी ओकेजन का जो है तो उसका मेहनताना जो है तो वह एज अ ऑनरेरियम दिया जाता है। ठीक है, और इसको कहाँ से दिया जाता है? यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी से दिया जाता है। ठीक है, लेकिन शुल्क के मामले में या फी के मामले में यह करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट फर्स्ट है रॉन्ग है एंड स्टेटमेंट सेकंड है वह राइट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में आप बताएं तो फी के मामले में क्या करेक्ट होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे यहाँ पे। द पावर टू डिक्लेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ रेलवे सर्वेंट्स अंडर रूल डैश डैश ऑफ द HOER 2005, that is Railway Service Hours of Work and Period of Rest Rules 2005, as intensive or essential intermittent shall vested in the head of the railway administration। तो किस नियम के तहत जो है तो इसको किया जाता है यहाँ पे? ठीक है, तो रूल नंबर 3456, इसका आंसर हो जाएगा रूल नंबर 3। ये यहाँ HOER से भी आपका जो वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर है उसके अंदर पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रूल नंबर 3 के तहत जो है, रूल नंबर 3 के तहत इसे डिक्लेयर किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट को लेके है। ठीक है, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 आप सभी को पता होगा। तो इस एक्ट के तहत यहाँ पे बात की जा रही है, इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड विद द सब सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन 4 दिया हुआ है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 का। तो इसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह कितने अमाउंट तक का मंथली वेज विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, तो यहाँ पे मंथली वेज के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, 8,000, 10,000, 15,000 और 25,000। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 15,000, 15,000 पर मंथ। ओके, 15,000 पर मंथ। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, चूज द करेक्ट एक्सपेंशन फॉर द एब्रिविएशन ऑफ CPGRAMS। तो CPGRAMS का सही विस्तार क्या होगा? तो इट इज नथिंग बट अ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर CPGRAMS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। इन केस ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स, इन केस ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स द एब्सेंस ऑफ एन employees concerned tantamount to a break in service and cannot be condoned without the sanction of the। अवैध हड़तालों के मामलों में संबंधित कर्मचारियों की अनुपस्थिति सेवा में व्यवधान के समान है और इसकी मंजूरी किसके बिना जो है तो इसे माफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे प्रेसिडेंट का हस्तक्षेप ना हो, तो इट कैन नॉट बी कंडोन्ड विदाउट द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे प्रेसिडेंट के हस्तक्षेप के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो POI, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, 24 की बात करेंगे। SOP से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि एज पर SOP हु कैन ऑथराइज अ नॉन गैजेटेड रेलवे सर्वेंट टू प्रोसीड एंड आउटसाइड द जोनल रेलवे। तो SOP के अनुसार एक अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी को जोनल रेलवे के बाहर जाने के लिए कौन अधिकृत कर सकता है? ऑप्शन दिया है PHOD, JAG, सीनियर स्केल इंडिपेंडेंट चार्ज, सीनियर स्केल और जूनियर स्केल। तो किसके पास SOP है कि एक अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी को वह जोनल रेलवे के बाहर जाने के लिए अधिकृत कर सके, मतलब एक तरह से अपना हेडक्वार्टर छोड़ने के लिए अधिकृत कर सके? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज PHOD, JAG एंड सीनियर स्केल इंडिपेंडेंट चार्ज। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, या ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। PHOD कर सकते हैं, JAG कर सकते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, और सीनियर स्केल इंडिपेंडेंट चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल थ्री हैव दिस मैजिकल पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस इज नॉट इन्वॉल्व? PRS, IPAS, HRMS एंड प्राइम। तो इसमें से जो है तो क्रिस का इन्वॉल्वमेंट किसमें नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो PRS दैट इज व्हाट, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, so पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। एंड IPAS दैट इज
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज प्राइम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्राइम का इन्वॉल्वमेंट जो है तो क्रिस के साथ में नहीं है यहाँ पे। ठीक है, प्राइम इज नॉट कनेक्टेड विद द क्रिस। ठीक है, और इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम इज आईपीएस, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम आपको पता है, आईपीएस बता दिया। एचआरएमएस दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और प्राइम इज नथिंग बट अ पेरोल एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल, पेरोल एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। तो लिख देता हूं मैं आपके लिए यहाँ पे, पे, पी फॉर पे, रोल, रोल एंड पेरोल एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। ठीक है, तो PRIME दैट इज प्राइम। तो प्राइम इज नॉट एसोसिएटेड विद द क्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। करेंसी ऑफ सैंक्शन ऑफ अम्ब्रेला प्रोजेक्ट्स, द करेंसी ऑफ अम्ब्रेला प्रोजेक्ट शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ। तो अम्ब्रेला प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे उसकी वैलिडिटी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अम्ब्रेला प्रोजेक्ट्स बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सिमिलर काइंड्स के होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में, उनकी जो करेंसी है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे यहाँ पे, विच इज नॉट रिलेटेड टू मेडिकल डिपार्टमेंट इन रेलवे, UMID, CTSE, RELHS एंड SRRS। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो उम्मीद, यूनिक मेडिकल आईडी दैट इज रिलेटेड टू मेडिकल डिपार्टमेंट, RELHS दैट इज रिटायर्ड एम्प्लॉयज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम, ये भी जो है तो आपका मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। और CTSE भी मेडिकल से रिलेटेड है, दैट इज कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी। ठीक है, तो ये तीनों स्कीम्स जो है वह मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। यूनिक मेडिकल आईडी हो गया, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी हो गया, और लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम जो है रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए, RELHS हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज़ कर लिया हमने। सो ऑप्शन नंबर डी जो है SRRS, यह मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे यहाँ पे, हु इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर OS लेवल 6 40 to 100 ग्रेड पे। तो ADRM, सीनियर DPO, DPO, APO। तो यहाँ पे लेवल 6 40 to 100 ग्रेड पे के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज सीनियर DPO। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज सीनियर DPO फॉर OS लेवल 6 के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे यहाँ पे, हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 1900 ग्रेड पे इन आर्टिशियन कैटेगरी। ADRM, JAG, सीनियर स्केल और जूनियर स्केल। तो लेवल 2 है यहाँ पे, 1900 ग्रेड पे है, आर्टिशियन कैटेगरी है, तो उसके लिए जूनियर स्केल जो है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव कॉम्पेसनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट टू मैरिड डॉटर। ऑप्शन ए GM, ऑप्शन बी PCPO, ऑप्शन सी DRM एंड ऑप्शन डी ADRM। तो एज पर मॉडल SOP अगर हम बात करें, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर compassionate ground appointment to married daughter is DRM। so option number C is the right answer for this question। next है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे यहाँ पे, in case of newly recruited group C staff where initial training is prescribed when will be the probation period start। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो परिवीक्षा अवधि होगी दैट इज प्रोबेशन पीरियड, वह न्यूली रिक्रूटेड ग्रुप C स्टाफ के लिए कब से होगा। द डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू रेलवेज, द डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर ट्रेनिंग, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग
उसका 2 साल का जो है तो प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है। और इसके बारे में जो मेंशन है वह इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 1 के अंदर इसको मेंशन किया गया है, ठीक है, IREM 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है, अ स्टाफ ऑन इंटर रेलवे वन वे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर इज नॉट एलिजिबल फॉर ड्यूटी पास। अ स्टाफ ऑन इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर इज एलिजिबल फॉर ड्यूटी पास। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट या स्टाफ ऑन इंटर रेलवे वन वे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर इज नॉट एलिजिबल फॉर ड्यूटी पास, ठीक है। कि जो अंतर रेलवे स्टाफ कोई अगर वन वे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पे ले रहा है यहाँ पे, तो इस केस में वह ड्यूटी पास के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एंड स्टाफ ऑन इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर इज एलिजिबल फॉर ड्यूटी पास। और अगर इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर हो रहा है तो इस केस में वह एलिजिबल होगा ड्यूटी पास के लिए। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। जो ए स्टेटमेंट दिया हुआ है वह करेक्ट है और बी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ट्रांसफर्स इन केस ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कंडीशन ऑफ मिनिमम 5 ईयर सर्विस। तो मिनिमम 5 ईयर, जैसे कि एक कंडीशन है ट्रांसफर की, वह मिनिमम 5 ईयर सर्विस की, उससे कौन सी कैटेगरीज के नॉन गजेटेड स्टाफ को एग्जेम्प्ट किया गया है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो रेलवे सर्विसेज हु आर केयर गिवर्स टू डिसेबल्ड चाइल्ड, तो जिनका डिसेबल्ड चाइल्ड है, ट्रांसफर्स आउट ऑन स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर पे, एंड विडोज अपॉइंटेड ऑन कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट पर जो विडोज हैं अपॉइंट हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो वीडियोस की लेंथ क्योंकि ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम वीडियोस को भी यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्वेश्चंस के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है उसके बारे में भी आप बताएं। आप और इन डेप्थ में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसको भी लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।